सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। सभी स्टूडेंट जो है एक बार लाइव आ जाइए। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो है एक बार लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए, ठीक है। हम शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सिंह जी। 4 बजे जो है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए हमारी क्लास नहीं हो पाई, इसलिए अभी हम 5 बजे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट को एक बार बता दीजिए, लाइव आ जाइए सभी स्टूडेंट, तो हम आज की क्लास पूरी करेंगे। खेल पर हम थे, खेल शिक्षण विधि। कल तक आपने निगमन विधि के दोष पढ़े हैं, निगमन और आगमन पढ़ा है, और आज हम पढ़ रहे हैं खेल शिक्षण विधि, यानी कि प्ले वे टीचिंग मेथड। इस विधि के जनक है ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक। इसे याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? जैसे बचपन में लड़कियों को खेलने के समय में उनके क्या किया गया, उनकी जब उम्र खेलने की थी तब उनको कुकिंग का काम दिया गया, घर काम करने के लिए कहा गया। हमारे भारत में ऐसा हमेशा होता रहता है कि लड़कियों को जो है छोटी उम्र में ही, खेलने की उम्र में जो है कुकिंग का काम सिखा देते हैं और उनकी 17 साल तक शादी कर देते हैं। तो यही ट्रिक है। खेल शिक्षण विधि के जनक कौन है? ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय में हुआ था? गणित विषय, गणित यानी कि मैथ विषय के क्षेत्र में किया गया था। और शिक्षण के क्षेत्र में खेलों के महत्व को सर्वप्रथम फोरबेल ने स्वीकार किया था। तो इन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया था, और खेल विधि की दार्शनिक व्याख्या ये फोरबेल ने दी है, ठीक है। तो कुक के बाद यही प्रमुख है। इसके बाद खेल विधि के प्रमुख सिद्धांत हमने देखे। पहला सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता आधारित क्रिया। स्वतंत्रता आधारित क्रिया क्या है कि फ्रीडम होता है, आप जब खेलते हो उसमें आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, आपके माता पिता का, समाज का, भाई बहन का या फिर टीचर का, किसी का दबाव नहीं होता। आपको जिस प्रकार से खेलना है उस प्रकार से आप खेल में खेल सकते हो। उदाहरण के लिए आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट में जब आप बल्लेबाजी करते हो तब आपके इच्छानुसार आप चौका मार सकते हो, छक्का मार सकते हो, या फिर आप रन निकाल सकते हो भागकर। जो आपकी इच्छा है उस प्रकार से आप खेल सकते हो, उसमें कोई बंधन नहीं है। तो इसमें क्या है? स्वतंत्रता। कौन सी भी खेल हो, अगर आप चेस खेल रहे हो तो आपका ही उस पर स्वतंत्र अधिकार है कि आपको कौन सी चाल चलनी है, आगे इसकी अगली चाल कौन सी चलनी है, उसके बाद कौन सी चाल चलनी है। कौन सा भी गेम हो उसमें क्या होता है? स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होता है कि आपके हाथ में आपकी जो है पूरी पावर होती है कि आपको किस प्रकार से खेल खेलना है। तो क्या है? खेल विधि की मुख्य सिद्धांत क्या है? इसमें स्वतंत्रता आधारित क्रिया है ये। फिर व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन है। किसी भी एक प्लेयर का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का अगर वो खेल खेलता है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है कि वो उसमें कौन सी स्किल है और वो किस प्रकार से लीडरशिप कर सकता है। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो किस प्रकार से वो कैप्टन बन सकता है, फिर किस प्रकार से वो टीम को बिल्ड कर सकता है। ये सारी अभिव्यक्ति वो खेल के माध्यम से बता सकता है। किस प्रकार से उसका एग्रेशन है, किस प्रकार से वो संयमी है, ये सारी बातें वो खेल से दिखा सकता है। उसका चरित्र भी खेल से अभिव्यक्त हो जाता है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति का साधन क्या है? खेल। खेल से आप समझ पाते हो। जैसे क्रिकेट में आप देखिए विराट कोहली एग्रेसिव है, आपने कैसे देखा? वो खेलते समय थोड़ी बात करते, लेकिन वो जब फील्ड पर जाते हैं तब आप देखते हो कि उनका एग्रेशन कैसा है, उनका गुस्सा कैसा है। और वहीं पर उनसे पहले जो कैप्टन थे MS धोनी, वो कितने शांत थे। ये बात भी आपने खेल में देखी, ना कि वो किसी जो माइक लेकर वो बैठ कर नहीं बता रहे थे मैं शांत हूँ, और विराट कोहली नहीं बताया कि मैं एग्रेसिव हूँ। नहीं, आपने खेल में ही देखा। तो खेल क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। फिर मनोरंजन का साधन है, आपको पता है एंटरटेनमेंट का। खेल से हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, और इंडिया में खेल को यही समझा जाता है, एंटरटेनमेंट। लेकिन केवल खेल एंटरटेनमेंट नहीं है, केवल मनोरंजन नहीं है। खेल के बाकी भी जो है दूसरे सिद्धांत है और दूसरे प्रकार का विकास आपके जीवन में होता है। जैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास होता है, आपका अभिव्यक्ति का विकास होता है।
स्वतंत्र क्रिया का विकास होता है, फिर जीवन मूल्य और नैतिकता का विकास भी खेल में ही होता है। तो ये बातें भी आपको जाननी चाहिए। तो जीवन मूल्य और नैतिकता यानी खेल में जब आप लीडरशिप करते हो, कैप्टन बन जाते हो, तो आप में नैतिकता और जीवन मूल्य भी आते हैं। किस प्रकार से आपको सबको साथ लेकर खेलना है, या अगर कोई प्लेयर कमजोर है तो उसे किस प्रकार से आपको किस जगह पर रखना है जिससे जो है उसका भी काम हो सके। अगर कोई प्लेयर ऐसा है जो कि काफी होशियार है खेलने में, तो उसे कहाँ पर आपको बैटिंग देनी है, कहाँ पर बॉलिंग देनी है, कहाँ पर फील्डिंग देनी है, ये सारी जो है आपको पता चलेगा। उससे आप टीम बिल्ड कर सकते हो। आपको टीम में से जो भी आपके सारे टीममेट है उनको मोटिवेट कैसे रखना है, उनके साथ दोस्ती कैसे रखनी है, तो ये सारी बातें आप कैसे सीखते हो, खेल के द्वारा सीखते हो। लीडरशिप सीखते हो, जीवन मूल्य सीखते हो, दोस्ती सीखते हो, भाईचारा सीखते हो, और हारने के बाद भी खुश रहना सीख जाते हो। तो अगर जीवन में आप कभी फेल भी हो जाते हो, तो एक खिलाड़ी कभी भी जो खिलाड़ी होता है वो कभी भी हारता नहीं है, क्योंकि अगर वो हार भी जाए तो उसे हार को स्वीकार करने का वो आदी होता है। तो ये सारे जो है विकास आप में हो जाते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति में समायोजन, तो वही है, प्रतिस्पर्धा होती है, टकराव होता है। और आपको पता है क्रिकेट में एक जीतेगी टीम, एक टीम हारेगी, ये सबको पता है खेलने से पहले ही, क्योंकि दोनों जीत नहीं सकते साथ में। तो उसमें प्रतिस्पर्धा है, टकराव भी हो, लेकिन उसके अंत में क्या है कि हमको ये समझना है कि ये खेल को खेल की तरह रखना है, और हमें स्पोर्ट्स स्पिरिट रखनी है। यानी कि अगर कोई दूसरा जीत रहा है तो उसको भी जो है अभिनंदन देना है, उसके लिए भी ताली बजानी है। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, आईसीसी का क्रिकेट जो होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, उसमें भी दूसरी टीम के जो है प्लेयर्स भी हमारी टीम में अगर कोई अच्छा खिलाड़ी कुछ नया रिकॉर्ड तोड़ता है तो उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये क्या है, प्रतिस्पर्धा और टकराव तो है, उन स्थिति में भी समायोजन है, यानी कि दूसरे की भी खुशी में खुशी रहना, ये खेल में जो है आप सीखते हो। ठीक है। खेल विधि सामाजिक परिस्थितियों में अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक स्थितियों में अंतःक्रिया का यानी कि यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति है, परिस्थितियां, यानी कि मिलना जो है, 2-3 लोग जब अगर आप देखेंगे कि क्रिकेट में भी इधर 11 और उधर 11 जो है लोग होते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग समाज से, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग जाति से, लेकिन जब क्रिकेट खेलते हैं हम सब लोग साथ हो जाते हैं, तब किसी की कोई जाति नहीं होती, किसी का कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो सामाजिक एक क्रिया बन जाती है कि उसमें हम साथ रहना, साथ खेलना, ये सारी बातें जो हमको जो अवसर मिलता है वहां पर, ये सभी आयु के वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो खेल किसके लिए उपयोगी है, सभी वर्ग के आयु के विद्यार्थी के लिए, और केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, जितने भी लोग हैं, यानी कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक खेल, कौन से भी खेल खेल सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार। तो खेल की कोई उम्र नहीं होती, तो खेल आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी खेल सकते हो, आपकी कोई भी उम्र हो, आपकी उम्र के अनुसार और आपको जो खेल आता है उसके अनुसार, क्षमता के अनुसार आप खेल खेल सकते हो। ठीक है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। यहाँ पर विद्यार्थी शब्द क्यों लिखा गया, क्योंकि हम विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य से ही पढ़ रहे हैं, इसलिए विद्यार्थी शब्द है यहाँ पर। खेल शिक्षण विधि के गुण। अब इस खेल शिक्षण का गुण क्या है, इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी स्वतः स्फूर्त स्वरूप में शामिल होता है, यानी कि इसमें जो है खुद उत्साह से जो है विद्यार्थी शामिल होता है। अब आपको कहा जाए कि चलिए खेलते, तो आप में एक उत्साह आएगा, जोश आएगा, मोटिवेशन आएगा, और आप खुद से मन से जाओगे। लेकिन पढ़ाई में क्या बेमन से आते लोग, लेकिन खेल के लिए मन से आते हैं। तो इसमें क्या स्वतः स्फूर्त रूप से शामिल होते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थियों में खेल के आयोजन करने की समझ भी आती है। तो खेल के आयोजन यानी कि खेल किस प्रकार से आयोजित करना है, कौन सा खेल करना है, उसकी पूर्व तैयारी क्या होती है। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए बैट, फिर बॉल, फिर उसके साथ जो स्टंप्स आते हैं, या फिर ग्राउंड कैसा होगा, उस पर ग्राउंड पर मार्किंग करना, ये सारी बातें जो है नियोजन करना विद्यार्थी सीख जाते हैं जब उनको एक बार समझाया जाता है। तो इसके द्वारा सृजनात्मक कौशलों के साथ साथ जीवन कौशलों, कौशल यानी कि स्किल, सृजनात्मक यानी कि नई स्किल डेवलप करना अपने अंदर। यानी कि आपने जब जन्म लिया था तब आपको क्रिकेट नहीं आता था, लेकिन आपने आपके दोस्तों के साथ जो खेलते खेलते क्या है क्रिकेट खेलना सीख लिया, तो क्या हो, आपका सृजनात्मक कौशल्य निर्माण हो गया, स्किल निर्माण हो गया। कौन सी स्किल, क्रिकेट खेलने की स्किल, वॉलीबॉल खेलने की स्किल, बैडमिंटन खेलने की स्किल, फुटबॉल खेलने की स्किल, इसे क्या कहते हैं, सृजनात्मक कौशल्य। के साथ साथ जीवन कौशल्य। जीवन कौशल्य क्या है, जीवन कौशल्य में मैत्री कैसे रखनी है, अगर हारते हो तो हार के बाद भी हार को कैसे स्वीकारना है, ये सारे जीवन कौशल्य है जो आप किससे सीखते हो, खेल से सीखते हो। ये सारे भी आप इसके द्वारा सीखते हो, जीवन कौशल्य और सृजनात्मक कौशल्य।
ठीक है, जैसे समस्या समाधान करने, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, स्व अभिव्यक्ति, संप्रेषण शक्ति, टीम भाव आदि का विकास, जो मैंने अभी बताया उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। सिंह जी, स्नेहा जी, रजनीश जी, रिंकी जी, अर्चना जी, देवव्रत जी, सभी लोग एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए। आज की क्लास 4 ये 5 बजे का टाइम आपके लिए सही है। अगर हम भविष्य में अगर 5 PM पर क्लास ले तो क्या सही है? एक बार कमेंट कीजिए। अधिगम रोचक, आनंददायी, सहज और ऊर्जा देने वाला होता है और शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक है। यह विधि विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की खाई को पाटने का काम करती है। कौन सी? खेल विधि। खेल से क्या है, विद्यार्थी भी जो है शिक्षक के साथ खेल सकता है, और जब खेलते हैं हम तो एक प्रकार का भाईचारा होता है खेल में। उसमें गुरु शिष्य कुछ नहीं होता। अगर आपके सर भी आपके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें जो आप जितने करीब आपके शिक्षक के पास आ पाओगे वो कक्षा में आप नहीं आ सकते। यानी कि खेल से क्या है, दूरियां मिटती है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। ठीक है, ये सारे फायदे खेल के। लेकिन हर चीज के दोष भी होते हैं, हर चीज के गुण भी होते थे, गुण के साथ दोष भी आते हैं। दुनिया में सारी चीज जो अच्छी चीज है, जैसे पानी, पानी भी अच्छी चीज है, लेकिन पानी से क्या आती है, सुनामी भी आती है। तो पानी पीना हमारे जीवन, पानी जीवन है हमारे, पानी क्या कहते हैं हम, जीवन। लेकिन वो जीवन ले भी सकती है, दे भी सकती है। तो सारे पहलुओं के दो पहलू होते हैं, सारे वस्तुओं के दो पहलू, एक अच्छा गुण होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो खेल के नेगेटिव साइड क्या है? ठीक है, खेल की नेगेटिव साइड क्या है ये हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव साइड तो हमने पढ़ ली, अब नेगेटिव पढ़ेंगे। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के ऊपर इसे अनुपयोगी समझा जाता है। पूर्व प्राथमिक यानी कि जो कक्षाएं आपकी 1-2 होती है, या फिर यूकेजी, एलकेजी, ये सारे जो पूर्व प्राथमिक है। फिर प्राथमिक में क्या आती है आपकी, जो चौथी, पांचवी, छठी कक्षा, और फिर उसके बाद उच्च माध्यमिक आती है, फिर माध्यमिक के बाद कनिष्ठ माध्यमिक आती है, फिर महाविद्यालय, ये सब कुछ कॉलेज, ये सब कुछ आ जाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि लगभग एलकेजी यूकेजी से लेकर पांचवी, छठवीं, छठी, सातवीं तक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी है, लेकिन उसके ऊपर नहीं है। यानी कि 10वीं के स्टूडेंट या फिर पीजी के स्टूडेंट, यूजी के स्टूडेंट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए ये अनुपयोगी समझा जाता है। समझा जाता है लेकिन है नहीं। जैसा कि आपने पता है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के या फिर उसके ऊपर भी जो है लोग एक्सरसाइज करते हैं, खेल खेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 30 साल का आदमी खेल खेलना बंद करता, जबकि नॉर्मली अभी जो है वैसा वातावरण रहा नहीं है खेल का। लेकिन फिर भी खेल जो है जीवन पर्यंत आपको खेल खेलने से जो है आपको ऊर्जा मिलती है, ये भी बात है। लेकिन हमारा जीवन ऐसा बन गया है कि एक बचपन के बाद हम खेलना जो है बंद कर देते हैं, प्लेग्राउंड पर जाकर खेलना। प्रत्येक विषय की अवधारणाओं व वस्तुओं को इस शिक्षण विधि द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो खेल से क्या है, हम विषय को नहीं समझा सकते, किसी एक विषय को। जैसे खेल से हम साहित्य को नहीं समझा सकते। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है।
खेल खेल शिक्षण विधि के दोष हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के ऊपर इसे अनुपयोगी समझा जाता है। प्रत्येक विषय की अवधारणा व विषय वस्तु को इस शिक्षण विधि द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत बच्चे खेल को रुचि पूर्ण खेलते हैं, पर सीखने में उनकी दिलचस्पी कम ही दिखाई गई है, देखी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे सिर्फ खेलते हैं, इस खेल से जो है कुछ नॉलेज ग्रहण नहीं करते, और बड़े बच्चों के लिए भी जो है बड़ी कक्षाओं के लिए कारगर नहीं है, और इससे जो है सारी अवधारणाएं, विषय अवधारणाएं जो समझाई नहीं जा सकती। जैसे हिंदी साहित्य को खेल से हम नहीं समझा सकते, विज्ञान को हम खेल से नहीं समझा सकते, मैथ को हम खेल से समझा सकते थोड़ी बात, क्योंकि खेल को मैथ से ही शुरू किया गया था। तो जैसे आपको बहुत से खेल होते हैं, जैसे लंगड़ी का खेल होता है, वैसा ऐसे ब्रैकेट बनाकर उसमें 1 2 3 4 लिखकर जो है खेल खेला जाता है अलग अलग। तो मैथ में ये काम कर जाता है खेल, लेकिन बाकी जैसे साहित्य है, विज्ञान है, इनके लिए जो है काम का नहीं है ये। इससे हम ये सारी इसे बाकी से जैसे दर्शन शास्त्र को हम इससे नहीं समझा सकते खेल से। ऐसे बहुत से विषय होते हैं, उसको नहीं समझा सकते हम, तो ये भी जो है दोष इसमें आ जाता है। इसके आगे हम बढ़ते, प्रयोगशाला विधि, यानी कि लैब में जब आप जाते हो तो उसकी विधि है ये प्रयोगशाला विधि। इस विधि में खोज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। खोज के सिद्धांत का यानी कि प्रयोगशाला में आप क्या करते हो, खोजने जाते हो ना कुछ नई चीज, प्रयोगशाला में नई चीजों का आविष्कार किया जाता है। इसके द्वारा किसी परिणाम पर पहुंचना और खोज द्वारा तथ्यों का उल्लेख करना इस विधि का अंग है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यह विधि महत्वपूर्ण भूमिका में, विशेषकर विज्ञान की वास्तविक शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रयोगशाला में प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालकर अवधारणा विकसित करते हैं। यह विधि आगमन विधि का ही विस्तृत प्रयोगात्मक रूप है। तो मैंने आपको आगमन विधि समझाई थी, तो एक बार कोई कमेंट में मुझे आगमन विधि बताए क्या है। एक बार सभी लोग जो कमेंट में मुझे आगमन विधि बताइए क्या है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में भी आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कल मैंने उदाहरण के साथ आपको पढ़ाया था आगमन विधि, तो आगमन विधि के बारे में बताइए। सभी स्टूडेंट मुझे आगमन विधि के बारे में कमेंट कीजिए। आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, किसी नए सिद्धांत की खोज करते हैं, किसी का प्रयोग करते हैं हम। आगमन विधि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसमें क्या है, छोटे छोटे उदाहरण से हम बड़े अवधारणा की तरफ जाते हैं। वैसे प्रयोगशाला में क्या है, हम छोटे छोटे प्रयोग करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास निष्कर्ष नहीं होता। निष्कर्ष होगा तो निगमन हो जाएगा, हमारे पास निष्कर्ष नहीं होता। हमारे पास जो है प्रयोगशाला में जाते हैं तो हमारे पास पहले से निष्कर्ष नहीं होता। निष्कर्ष हम प्रयोगशाला में जाकर निकालते हैं। कोई दो धातु लेकर, कोई दो लिक्विड्स लेकर उसको मिक्स करते हैं हम, उसके बाद उसका क्या परिणाम आता है ये देखते हैं। तो ये किस प्रकार की पद्धति होगी, आगमन, क्योंकि हमने दो चीजों को लेकर उसमें उसका निष्कर्ष निकाला। जब हम छोटी छोटी बातें लेकर उसका निष्कर्ष निकालने के लिए जाते हैं तब वो आगमन होती है। लेकिन पहले से हमारे पास निष्कर्ष है, उससे अगर हम उदाहरण देते हैं तो क्या होगा, आगमन होगा। लेकिन प्रयोगशाला में कौन सी विधि का प्रयोग होता है, आगमन का। और जैसे अगर निष्कर्ष अगर पहले से हमारे पास है और उसका अगर हम उदाहरण दे तो वो क्या होगा, निगमन होगा। ठीक है, निगमन होगा। कौन सा, अगर हमारे पास सिद्धांत पहले से है। लेकिन प्रयोगशाला में हमारे पास उत्तर नहीं होता, हम उत्तर खोजते हैं। जहां पर उत्तर खोजने की बात आती है वहां पर कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, आगमन। आगमन में क्या, उत्तर खोजना है, उत्तर की तरफ जाते हैं हम। निगमन में क्या है, उत्तर हमारे पास पहले से होता है, उससे हम उदाहरण की तरफ जाते हैं, उदाहरण की तरफ हम जाते हैं, तो वो निगमन है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि किस में आएगी, निगमन, आगमन में आएगी। ठीक है, आगमन में आएगी। और प्रयोगशाला विधि के गुण क्या है ये पढ़ेंगे अभी हम। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही उनको तर्क, तथ्यों, संप्रत्तियों और विज्ञान के सामान्य निष्कर्षों को समझने का अवसर मिलता है।
प्रयोगशाला विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने का एक साधन है, क्योंकि वहां पर करके सीखने की बात है। और करके सीखना किस में आता है? आगमन में आता है। आगमन में क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना किस में आता है? आगमन में। और प्रयोगशाला में भी आपका वैसा ही होता है कि आपको खुद को प्रयोग करने पड़ते हैं, खुद को जो है लिक्विड्स लेकर अलग अलग उसमें प्रयोग करके, उसमें केमिकल डालकर उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये सारे प्रयोगशाला में आपने देखा होगा, आपने किया होगा जब आप स्कूल में थे। तो वहां पर टीचर नहीं बताता था, आपको खुद करना पड़ता था। खुद जहां पर आप करते हो वहां पर कौन सी पद्धति होती है? आगमन पद्धति। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ज्ञान वृद्धि होती है। जहां पर आप खुद करते हो काम, उसमें ये पॉइंट हमेशा आएंगे। जहां पर आप खुद करते हो काम वहां पर ज्ञान आएगा, ज्ञान में वृद्धि। जहां पर खुद काम करते हो वहां पर ज्ञान में वृद्धि, ये भाग आएगा ही। और तथ्य, ये सारी बातें जो आती है, प्रयोगशाला विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने का एक साधन है। क्यों है? क्योंकि वहां पर एक तो क्या है? प्रत्यक्ष दिखता है, जो उत्तर है प्रत्यक्ष दिखता है प्रयोगशाला में। दूसरा क्या है? हम करके सीखते हैं। इन दोनों कारण से जो हमारी समस्या का निराकरण सबसे अच्छा तरीके से होता है। सबसे अच्छा तरीके से निराकरण करने का तरीका क्या है? कि विद्यार्थी को खुद को करने के लिए दिया जाए और वो खुद देख सके उसका उत्तर प्रयोग करके। तो ये सबसे अच्छा उत्तर माना जाता है समस्या समाधान का। तो ये प्रयोगशाला में होता है, इसलिए समस्या समाधान के लिए अच्छा है। फिर विद्यार्थियों को समाज में वैज्ञानिक की भूमिका और विज्ञान के महत्व की अनुभूति प्रयोगशाला में कार्य करने से ही होती है। तो विज्ञान, जैसे कि आज का वर्तमान समय विज्ञान पर ही टिका हुआ है, तो वैज्ञानिक की भूमिका क्या है और उसे कार्य करने से, जो प्रयोगशाला में कार्य करने से ये पता चलता है। इस विधि द्वारा सीखना ज्ञान, इस विधि द्वारा सीखा ज्ञान रुचिपूर्ण एवं स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है? क्योंकि आपने खुद ने किया है। जो बात आप खुद करते हो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। अगर आपने कोई प्रयोग किया होगा तो वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला के दोष पढ़ेंगे हम इसके बाद। इसमें दोष क्या है? यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत अपव्ययी है, यानी कि इसमें पैसा ज्यादा लगता है प्रयोगशाला में, क्योंकि प्रयोगशाला बनाने के लिए उसमें बहुत से जो है साहित्य लगते हैं, बहुत सी जो सामग्रियां लगती है, इतनी बहुत सी सामग्रियां लगती है। उन सामग्रियों को लेने के लिए खर्च लगता है, खर्च हो जाता है। तो एक हर कोई छोटी सी लाइब्रेरी बनाने के लिए भी आपको कम से कम 20-30 लाख रुपए का खर्च तो करना ही होगा। तो ये क्या होगा? इसमें क्या है? आर्थिक दृष्टि से सही नहीं है। ये है पहला दोष। दूसरा दोष क्या है? यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षा यानी कि यहाँ पर छोटी कक्षा का अर्थ है LKG UKG, फर्स्ट दो, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, चौथी कक्षा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपने एक ऐड देखा होगा कोडिंग वाला, कि छोटे बच्चे भी कोडिंग कर सकते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम आया था बीच में, जूनियर कोडर कुछ था ना उसका नाम। तो वहां पर देखिए कि किस प्रकार से छोटे बच्चों को भी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं आजकल। और ये जो साइंस है, साइंस इतना हावी हो चुका है कि छोटे बच्चों को भी जो है लैब में भेजा जाता है और वहां पर उनको प्रयोग कराया जाता है। अगर आप प्राइवेट में, अगर बड़े स्कूल में जाओगे तो वहां पर 5वीं 6ठी कक्षा के स्टूडेंट, चौथी कक्षा के स्टूडेंट को भी जो प्रयोगशाला में लेकर जाते हैं और वहां पर उसे प्रयोग जो है जान मजबूरन करना पड़ता है उसे। तो आजकल जो है साइंस इतना हावी हो चुका है, लेकिन ये उपयोगी नहीं है छोटे बच्चों के लिए। अन्य कक्षाओं में इसका उपयोग केवल अध्ययन काल तक ही सीमित है। तो इसका क्या है? जब तक अध्ययन है तब तक ही सीमित है, उसके बाद को है ज्यादातर प्रयोग काम के नहीं होते। यह विधि व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्ति केंद्रित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खुद को करके सीखना होता है, कोई यहाँ पर मदद नहीं करता, तो व्यक्ति केंद्रित है। अंततः इसके द्वारा विज्ञान शिक्षण की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हम जहाँ लैब में जो भी प्रयोग करते हैं वो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं और वो प्रयोग एक व्यक्ति कर सके इतना ही होते हैं, इसलिए वो समाज पर इम्पैक्ट नहीं कर पाते। ऐसा तो नहीं है कि 6ठी कक्षा के लेबोरेटरी में जाकर आपने देखा कि एक छोटे बच्चे ने ऐसा आविष्कार किया जिससे दुनिया बदल गई। ऐसे आविष्कार ना तो पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं, ना ही वो विद्यार्थी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है? एक प्रकार से एक गिमिक ही है ये सब कुछ सिखाना, लेकिन उसका भी फायदा होता है, उससे नौकरी लग जाती है। अंततः नौकरी ही हमारा उद्देश्य होता है ज्यादातर लोगों का, तो कोई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, समय का काफी अपव्यय
होता है, जिसका कारण पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। तो क्या है, लैब में जाना। लैब में जैसे आपको पता है कि जिस दिन लैब का डे होता है उस दिन क्या है, आधे घंटे पहले ही स्टूडेंट चिल्लाना शुरू करते हैं हमें जाना है, क्योंकि लैब आपकी कक्षा से थोड़ी दूर ही रहती है हर स्कूल में। तो वहां पर जाने के लिए आधा घंटा, आने के लिए आधा घंटा, तो 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है। और जाने से पहले आधा घंटा स्टूडेंट चिल्लाएंगे, आने के बाद आधा घंटा कुछ अलग बातें करेंगे। उससे क्या होता है, पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं होता और बाकी कक्षाओं पर भी ध्यान नहीं रहता विद्यार्थियों का। उनका सारा ध्यान होता है मौज मस्ती करने में। वहां पर जाकर भी ये जो तोड़ फोड़ करके आ जाते हैं स्टूडेंट, खास करके लड़के। ठीक है, अभी अधिन्यास विधि या फिर दत्तक कार्य विधि। अधिन्यास का अर्थ होता है दान देना। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए होता है, जिससे एक निश्चित अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा कर सके। इन अलग अलग खंडों को ही अधिन्यास कहते हैं। अधिन्यास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है गृह अधिन्यास यानी कि होमवर्क, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में हम होमवर्क कहते हैं। और विद्यालय अधिन्यास क्या है, जो स्कूल में आपको वर्क दिया जाता है, स्कूल वर्क, या फिर स्कूल के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट देना स्कूल में एक करने के लिए, या फिर स्कूल में प्रश्न उत्तरी करना, ये सारी बातें स्कूल में कभी कभी कुछ कार्य दिए जाते तो विद्यालय में अधिन्यास हो जाता है। और गृह अधिन्यास में क्या है, होमवर्क आता है। तो ये कैसे खंडों में बांटा जाता है कि कुछ काम आपको पहले कक्षा में, जैसे आपको मैथ में देखा होगा कि सर आपको एक फॉर्मूला सिखाते हैं, उसका एक उदाहरण देते हो, घर के लिए 10-12 उदाहरण देते कि कल करके आओ। तो आधा पाठ्यक्रम सर ने पढ़ाया, आधा जो है आपको खुद कर रहे हो, बाकी के हल कर रहे हो बाकी उदाहरण, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये इस प्रकार से जो ये विधि कार्य करते हैं। यह विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि एवं प्रयोगशाला विधि का मिश्रण है। कौन से 2? प्रयोग प्रदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला व्याख्यान प्रदर्शन दोनों के मिलाकर अधिन्यास बनता है। ठीक है, ये दोनों विधियों को अगर मिलाया जाए तो अधिन्यास बन जाता है। अधिन्यास विधि में शिक्षक को सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तक के आकार को ध्यान में रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक व व्यवहारिक अधिन्यासों की संख्या तय करना। अधिन्यासों के 2 प्रकारों, गृह अधिन्यास, विद्यालय अधिन्यास की संख्या तय करना, यानी घर में कितने काम देना है और विद्यालय में कितना काम करना है, ये सारा जो खाका बनाया जाता है। क्योंकि इसमें इसका अर्थ ही क्या है कि पाठ्यक्रम को खंड में डिवाइड करना है, यानी कि चैप्टर्स में, यूनिट में। जैसे कि हमारा 10 यूनिट का चैप्टर है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि एक महीने में, फर्स्ट महीने में हम कितना कंप्लीट करेंगे, कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसमें से होमवर्क कितना देना है और क्लास में कितना पढ़ाना है, और फिर सेकंड मंथ में क्या पढ़ाना है, थर्ड मंथ में क्या पढ़ाना है, ऐसे 12 मंथ का पूरा प्लान किया जाता है। इसी प्लानिंग को क्या कहते हैं हम, अधिन्यास कहते हैं। और उस प्लानिंग में क्या आता है, एक तो विद्यालयीन अधिन्यास यानी कि स्कूल में क्लास में क्या क्या पढ़ाना है, क्लास में क्या क्या काम करवाना है, और दूसरा क्या है, घर में जब होमवर्क देते हो उसमें क्या क्या करवाना है। ये इतनी बात जो है इसमें आती है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अधिन्यास विधि के गुण क्या है, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। उत्तरदायित्व की भावना कैसे आएगी, जब उनको होमवर्क दिया जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट क्या है, एक तो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, दूसरा क्या, होमवर्क दिया जाता है। उससे उत्तरदायित्व आता है कि आपको करके आना है दूसरे दिन। अगर आप करके आते हो तो आप में उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व की भावना है कि आपको कुछ काम दिया गया तो उसे आपने पूरा किया। तो अधिन्यास के गुण है। फिर विद्यार्थियों में स्वाध्याय की रुचि का विकास होना। स्वाध्याय किस में आएगा, होमवर्क में आएगा। होमवर्क में स्वाध्याय, होमवर्क का ही हिंदी अनुवाद क्या है, स्वाध्याय, खुद से अध्याय करना घर पर, या फिर कहीं पर भी सेल्फ स्टडी कहा जाता है इस अंग्रेजी में। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों है, क्योंकि जहां पर चिंतन आता है, जहां पर क्रमबद्धता आती है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ ही जाता है। और होमवर्क में ये सारी बातें आ ही जाती है। फिर प्रयोगात्मक कार्य पर बल। कभी कभी असाइनमेंट में प्रयोग वाले भी काम दिए जाते, तो वो इसमें आप देख सकते हो। फिर अधिन्यास विधि के दोष क्या है, शिक्षक पर कार्यभार की अधिकता। कार्यभार की अधिकता क्या होती है, शिक्षक पर ज्यादा होती है, क्योंकि उसे होमवर्क भी देना है, उसको क्लास भी लेनी है,
फिर उस होमवर्क को चेक भी करना है फिर से सारे स्टूडेंट का, और सारे स्टूडेंट का होमवर्क अलग होगा, और फिर उसमें गलतियां होंगी तो उनके गलतियों के लिए विद्यार्थियों को अलग से समझाना पड़ेगा हर एक विद्यार्थियों को, इसलिए जो है टीचर पर ज्यादा लोड आ जाता है। नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होना, नकल करना ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार से नकल होती है, इसमें सारे विद्यार्थी निपुण होते हैं। अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाए तो घर में जाकर आप आपके दोस्त का नकल करते हो और वही छाप कर दूसरे दिन हाजिर हो जाते हो। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट तो होमवर्क भी नहीं करते, दूसरे का जो है जो दूसरी की जो है नोटबुक पर अपना नाम लिखकर फिर से वो चेक करने के लिए सर को दे देते हैं। अपने दोस्त की जो होमवर्क है उस पर ही नाम चेंज कर देते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट तो ऐसे है कि इसका जेरॉक्स निकाल लेते हैं और वो जेरॉक्स सबमिट कर देते हैं सीधा सर के सामने, जैसे सर को पता नहीं है जेरॉक्स है। तो ऐसे ऐसे सारे कार्य जो है कारनामे आपने सबने किए होंगे बचपन में, मुझे उम्मीद है। और कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ शिक्षण नहीं दिया जा सकता, छोटी कक्षाओं के प्रतिकूल है। तो क्या है, जो कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी उनके लिए जो है ये साथ में ये करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तो उनके पास जो है इतने सारे साधन नहीं होते, इतने सारे किताबें होना साथ में, या फिर अगर कोई असाइनमेंट दी जाए उनको, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपने इतना महसूस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप साइंस में होते तो आपको अगर कोई होमवर्क दिया जाता तो प्रोजेक्ट दिया जाता, उसमें आपका कम से कम 2000 30,000 ऐसे बड़े बड़े खर्च भी होते। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते जिसमें आपके 30-40 हजार रुपए भी लग जाते हैं अगर आप साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो। तो जो कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी उनके पास इतना पैसा होता है नहीं कि वो प्रयोग करे और वो असाइनमेंट कंप्लीट करके सर को दिखाए, तो वो जो है इनके साथ आ नहीं सकते, बराबरी नहीं कर सकते जिनके पास पैसा है। लेकिन आर्ट्स में जो है ये आपने ज्यादा महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि आर्ट्स में लगती है कलम और किताब और वही इतनी ही लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर आर्ट्स में चल जाता है। लेकिन साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी है वो जो है बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, और छोटी कक्षाओं के लिए प्रतिकूल है। प्रतिकूल यानी कि सही नहीं है, ज्यादातर सारी बातों को अंत में जोड़ा ही जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए प्रतिकूल है, ठीक है, यानी कि अनुकूल नहीं है इसके। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी शुरू हो गया है, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जो है परीक्षा में एक आध प्रश्न आ सकता है, आता भी है। तो मुझे शिक्षण सहायक सामग्री कोई बताएगा कमेंट में, जल्दी जल्दी। 9 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट जो है एक बार शिक्षक सहायक सामग्री के उदाहरण दीजिए मुझे। शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण दीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास में है सभी स्टूडेंट एक एक उदाहरण दीजिए कि शिक्षक सहायक सामग्री में क्या आता है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट ने पहले भी पढ़ा होगा ये, और इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं। तो शिक्षण सहायक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय विषय अथवा पाठ को समझाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जब शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य पाठ्य सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श शिक्षण कहलाता है। शिक्षण में उत्तम से उत्तम सहायक सामग्री को भी शिक्षक का विकल्प नहीं माना जा सकता, तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षक सहायक सामग्री कभी भी शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। सीमा जी का आ गया है, बीना जी का उत्तर आ गया है, दोनों के उत्तर सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, उत्तम से उत्तम सहायक सामग्री को भी शिक्षक का विकल्प नहीं माना जा सकता। जैसे वर्तमान समय में, आधुनिक समय में आप देखेंगे कि बहुत गूगल है, गूगल भी एक शिक्षक सहायक सामग्री में आता है। अगर आप गूगल से सर्च करते हो, या फिर इतने सारे एप्लीकेशन है जिस पर जो है आपको सारे आंसर मिल जाते हैं,
ऐसे बॉट है भी है, या फिर ट्रांसलेटर है जिसमें आप अनुवाद कर सकते हो। ऐसे बहुत सी वेबसाइट है जहां पर आप प्रश्न डालने पर उत्तर आ जाता है। और बहुत से ऐप्स है, साहित्य के लिए नहीं है लेकिन मैथ के लिए बहुत से गूगल के भी ऐप है जहां पर आप एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैथ का कोई प्रश्न है, उसकी अगर आप फोटो खींचते हो तो उसका उत्तर आ जाता है। और वो रोबोट वहां पर बोल भी देता है इसका उत्तर क्या है, पढ़कर भी दिखाता है। जैसे आप इस पीपीटी को अगर फोटो को खींचोगे और गूगल पर डालोगे तो ये पढ़कर भी दिखाएगा। लेकिन ये सारे काम होने के बावजूद क्या ये जो तकनीक है ये किसी विद्यार्थी को सिखा पाएगी? नहीं सिखा पाएगी। सिखाने के लिए शिक्षक ही लगता है। जैसे और दूसरी सहायक सामग्री क्या है? पुस्तक एक सहायक सामग्री है। आपके पास पुस्तक है, लेकिन पुस्तक क्या आपको खुद आकर सिखाएगा, पढ़ के दिखाएगा? या फिर अगर आपको कोई समस्या है तो पुस्तक आंसर करेगा उसका? नहीं करेगा। जैसे आपको जो ये सारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सारा मटेरियल आपको जो पुस्तक में मिल जाएगा, किसी भी किताब में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा, लेकिन क्या उसे पढ़कर आप परीक्षा पास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि किताब नहीं बोल सकती, किताब आपको समझा नहीं सकती। लेकिन किताब जैसे गूगल पर आप बोलोगे कि गूगल बोल देगा मुझे, या फिर कोई बॉट होगा वो बोल देगा, पढ़कर दिखा देगा, सुनाकर दिखा देगा, वीडियोस है, ये सब कुछ है। लेकिन ये सारे लोग क्या है, फिक्स उत्तर देंगे। उनको आपसे साथ 1-2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा उनका, कि आपको अगर कोई परेशानी है तो उसका वो हल बता देंगे। क्या आप बताएंगे? जो पहले से ही चलता आ रहा है, यानी कि जो किताबी भाषा है उसी भाषा में जो उत्तर दे देंगे। अगर जैसे शिक्षण सहायक सामग्री क्या है आप पूछोगे किसी बॉट से, रोबोट से, या फिर गूगल पर, तो क्या कहेंगे कि वो शिक्षक सहायक सामग्री क्या है? जिन वस्तुओं का प्रयोग करते समय जो शिक्षण सहायक सामग्री इसे कहते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते समय जो सहायता लेता है जिस सामग्री का, उसे शिक्षक सहायक सामग्री कहा जाता है। ऐसा कहकर वो व्याख्या वहां पर खत्म कर देगा। लेकिन उससे क्या आपको अर्थ समझ आएगा? उसका नहीं समझ आएगा। इसलिए क्या है, उत्तम से उत्तम सहायक सामग्री भी शिक्षक का विकल्प नहीं माना जा सकता, ये आपको याद रखना है। फिर शिक्षक का महत्व सर्वथा उससे अधिक ही है। किसका महत्व? शिक्षक का। किससे? शिक्षण सहायक सामग्री से, यानी कि किताबों से, सारी बातों से जो है ऊपर कौन था? शिक्षक। फिर डेंट, ये इन विद्वानों ने जो है एक व्याख्या दी है, सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या मौखिक पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, तो शिक्षण सहायक सामग्री के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के सहायक सामग्री होते हैं। पहली है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री यानी कि जो सामग्री हम देख सकते हैं। श्राव्य सामग्री यानी कि जो सामग्री को हम सुन सकते हैं। और दृश्य श्राव्य सामग्री जिसे हम देख और सुन सकते हैं। तो मुझे बताइए टीवी किस में आएगा? टीवी किस में आएगा? और प्रोजेक्टर किस में आएगा? जी बिना जी, सही कहा आपने। ऑनलाइन में लैपटॉप आता है, पीपीटी आती है, पीडीएफ आता है, फिर पेन आती है। कौन सी पेन? डिजिटल पेन। नॉर्मल पेन नहीं, डिजिटल पेन आती है। फिर सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जैसे आपने कहा ऑनलाइन में लैपटॉप हो गया, पीपीटी हो गया, पीडीएफ हो गया, तो इन दोनों को जो आप कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर की कौन से सहायक सामग्री ये भी बताइए, और हार्डवेयर वाली कौन सी, क्योंकि हम आगे यही पढ़ने वाले। तब तक आप कमेंट कीजिए, तब तक हम उस पर आएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए टीवी किस में आएगा? दृश्य सामग्री में आएगा, श्रवण सामग्री में आएगा, दृश्य श्राव्य में आएगा? जी, टीवी जो है दृश्य श्राव्य में आएगा, क्योंकि हम टीवी को केवल देखते नहीं, टीवी को हम सुनते भी हैं। और दृश्य में क्या आएगा? प्रोजेक्टर। जैसे आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे, आपके क्लास में लगे होंगे, तो उसमें से ऑडियो नहीं निकलती अगर प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर से ऑडियो नहीं निकलती। अगर जो ऑडियो निकलती है वो स्पीकर से निकलती है, स्पीकर अटैच किए जाते हैं प्रोजेक्टर को। अगर उसे अटैच ना किया जाए तो कोई साउंड नहीं होता। जैसे आपको केवल पीपीटी दिखानी है क्लास में, जैसे आपके सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े,
या फिर जब आप पीएचडी करते हो तो एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भी होती है। सिलेक्शन के बाद, इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू किसका होता है? पीपीटी का इंटरव्यू होता है। इसमें आपको बड़ी सी जो है आपको पीपीटी बनानी पड़ती है और प्रोजेक्टर के द्वारा, यहाँ पर प्रोजेक्टर ऊपर रहता है जिससे लाइट आती है और जो यहाँ पर जो स्क्रीन होती है हमारी, जो पर्दा होता है उस पर जो हमारी पीपीटी दिखती है, लेकिन उसमें साउंड नहीं होता। तो ये किस में आएगा? दृश्य सामग्री में आएगा। कौन कौन आएगा दृश्य सामग्री में? प्रोजेक्टर, जो कि आपकी कक्षाओं में रहता है। श्रवण सामग्री के में क्या आएगा? रेडियो। और दृश्य श्राव्य में क्या आएगा? टीवी। ठीक है, तो दृश्य सामग्री यानी कि जो सामग्री हम केवल देख सकते हैं। अगर देखने के साथ साथ उसमें सुनने के लिए भी ऑप्शन है तो इसमें आपको कभी नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। जैसे टीवी को हम देख सकते हैं तो आपको उसमें उसे दृश्य सामग्री में नहीं रखना, क्योंकि वो नीचे आएगी, दृश्य श्राव्य में आएगी। इसलिए थोड़ा इसे ध्यान रखना है कि उसमें केवल दिखाई दे रहा है या फिर सुनाई भी दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है दिखाई देने के साथ साथ तो उसे आपको दृश्य श्राव्य में रखना है। तो दृश्य सामग्री में क्या आता है? विद्यार्थी जिस सामग्री को देख सकते हैं और साथ ही उसको समझकर उसका सदुपयोग करके अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। इस प्रकार की सामग्री में प्रोजेक्टर, जैसे कि मैंने बताया, प्रोजेक्टर सभी को पता है कौन सा होता है? फिल्म स्ट्रिप, जो कि पहले आती थी। पहले फिल्म जैसे आपके पास होगा, फिल्म का रोल आता था ऐसा, आपने देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, और नीचे भी ऐसे वो स्ट्रिप हुआ करती थी ऐसे। और फिर है परिचित्रदर्शी, ये क्या है? प्रोजेक्टर का पुराना रूप है। प्रोजेक्टर, आज के प्रोजेक्टर आप देखते हो जो कि ऊपर लगते छत पर, लेकिन ये जो टेबल पर रखे जाते थे, और उसी प्रकार से जैसे हम प्रोजेक्टर पर ऐसे देखते हो स्क्रीन पर, तो वही था इसका प्रोजेक्टर का जो है पुराना रूप है, यानी कि प्रोजेक्टर के दादाजी है ये परिचित्रदर्शी। और फिर मानचित्र यानी कि मैप, जैसे हम दिखाते, ग्लोब दिखाते दुनिया का, ये सारे मानचित्र में आएंगे। फिर श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड इत्यादि, जिसे हम देख सकते हैं। जो चार्ट्स हम देखते हैं ये सारे जो उसी में आते हैं। नक्शा, मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, ये सारे, या फिर प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, ये सारे किस में आते हैं? दृश्य सामग्री में आते हैं। श्रव्य सामग्री में क्या है? वे सामग्रियां जिन्हें सुनकर विद्यार्थी अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, उन्हें श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे ग्रामोफोन सबको पता है, पुरानी पिक्चर आपने देखी होगी तो ऐसा बड़ा सा भोंपू जैसा होता है उसके आगे, और नीचे एक कैसेट लगती है बड़ी वाली, और उस पर एक ऐसा तार होता है जो घूमता रहता है ऐसा, और जो है गीत लगते हैं उस पर ऐसा, तो वो ग्रामोफोन होता है। फिर टेप रिकॉर्डर आपको पता है, जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा टीवी सीरियल, तो वहां पर उसमें गंगाधर जैसे रिपोर्टर थे पहले, तो वो टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कैसेट जितना साइज का होता था, उसमें कैसेट भी लगती थी टेप रिकॉर्डर में, और रिकॉर्ड होता था उसमें बटन दबाकर। ठीक है, फिर रेडियो। तो ये श्रवण सामग्री जो है सारी की सारी अब प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन इसे क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं जानबूझकर, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी को इनके शब्द अर्थ नहीं पता होते या फिर ये देखे नहीं हुए। जैसे आपकी जो 98 के आसपास के, उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन जो 2000 के समय के है, 2000 के या फिर उसके आगे के स्टूडेंट है, 2001 2003 के, अभी जो नए स्टूडेंट आने वाले, उनके लिए ये काफी अजनबी है। ग्रामोफोन क्या है, टेप रिकॉर्डर क्या है, रेडियो क्या है, या फिर पहले जैसे हम 50 पैसे देखते थे, 25 पैसे देखते थे, ये सभी जो नए स्टूडेंट को नहीं पता, जो नए विद्यार्थी है या फिर जो कम उम्र के है, तो जानबूझकर जो है एनटीए क्या करता है, ऐसी पुरानी डिवाइस को जो है आईसीटी में रखता है। आईसीटी का जब हम पार्ट पढ़ते हैं ना आईसीटी में, तो ऐसे पुराने गैजेट को रखता है जिससे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और फेल हो जाए। लेकिन आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर प्रश्न आते हैं। भले आज हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन ग्रामोफोन पर प्रश्न आ सकता है, टेप रिकॉर्डर और रेडियो पर आ सकता है। श्रव्य सामग्री क्या है? और फिर अंत में क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री, वे सामग्रियां जिन्हें देखने वो सुनने का कार्य एक साथ करना पड़ता है, उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। ऐसी सामग्रियां विद्यार्थियों के मानसिक पटल पर शीघ्र ही अंकित हो जाती है, जैसे टेलीविजन यानी कि टीवी, इसका शॉर्ट फॉर्म है
और फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं हम। कंप्यूटर के अलग बहुत से प्रकार हैं, उसमें से हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा है? वो पीसी है। हम जो यूज करते हैं वो पीसी होता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी में ही आते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर भी होते हैं, और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, और 10 प्रकार के और प्रकार हैं, जो कि कुछ बंद भी हो गए, कुछ चालू भी है। तो इस प्रकार से सारे बातें हैं। तो हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं पूछा जाए तो आपको बताना है, हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो आपको स्कूल में दिखाई देता है, आपके घर में होगा या फिर किसी ऑफिस में दिखाई देता है, सारे कंप्यूटर किस में आते हैं? पीसी में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर यानी ये कि कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर के बहुत से टाइप है। फिर वीडियो कैसेट, जो कि आपने देखा होगा, वीडियो कैसेट ऐसा आता था पहले, सभी ने देखा होगा। इसमें बीच में ऐसे दो छेद होते थे। फिर वीडियो डिस्क ऐसी बड़ी आती थी और बीच में छेद होता था। फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे दृश्य श्राव्य में है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि आप उसमें जो है कॉल में सुन सकते हो और देख भी सकते हो। जैसे आजकल जूम कॉल जैसे चलता है, वैसे ही है। पहले चलता था, लेकिन पहले क्या होता था, बड़े टेलीफोन में ये सुविधा थी। ऐसे बड़े जो पुराने टेलीफोन है उसमें सुविधा हुआ करती थी ऐसे, जिसमें आप देख सकते हो, सुन सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। एक जो है यूएस में ज्यादा ऐसे टेलीफोन घर में हुआ करते थे पहले के लोगों के। इंडिया में कभी आया नहीं, क्योंकि इंडिया तब इतना आगे बढ़ा नहीं था। तो इंडिया में आप ये देखे हुए नहीं, लेकिन बाहर ये था। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। अभी आप हमारी कितनी इंद्रियां है? 5 इंद्रियां है। कितनी होती है? 5 इंद्रियां होती है। 5 होती है ना? सभी लोग नाम बताइए, इंद्रिया कौन, कितनी इंद्रिया है और उनका नाम क्या है? इन्हें हम ज्ञान इंद्रिया भी कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया क्या होती है? फिर फिर क्या है? श्रव्य सामग्री, इसमें क्या है? विजुअल एड्स क्या है? दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स। इसमें क्या है? चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, वो प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो कि आजकल हम देखते हैं सभी क्लासेस में रहते हैं, ऊपर जो लगे हुए होते हैं, सामने जो है पर्दे पर लाइट मारते हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं। और फिर एपिडाइस्कोप, जो कि प्रोजेक्टर का पुराना रूप है, जिसे पारदर्शक व अपारदर्शक वस्तु का पर्दा पर अत्यंत सफेद प्रक्षेपण। जो पुराने प्रोजेक्टर थे ना, उनका नाम है एपिडाइस्कोप। फिर बुलेटिन बोर्ड, फिर फैरन बोर्ड, फिर वास्तविक पदार्थ और श्यामपट्ट, ये सारे जो है दृश्य सामग्री में आएंगे। तो आपको ये याद रखना है। एपिडाइस्कोप, एक बार मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ। एपिडाइस्कोप की एक फोटो दिखा देता हूँ, जिससे आपको याद रहेगा, क्योंकि जानबूझकर यही पूछा जाएगा, जिससे कंफ्यूजन आपको पैदा होगा कि ये किस में आता है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसका पूरा फोटो ही दिखा देता हूँ, जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पर आप सभी लोग स्लाइड पर जो है फोटो देखिए।
इसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड प्रोजेक्टर। यही है ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यही है पुराना वाला प्रोजेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडायस्कोप। तो यहाँ पर जो एक इंसान खड़ा है, इसके पीछे जो मशीन दिख रही है आपको बड़ी सी, इसी को कहा जाता है एपिडायस्कोप, जो कि ऐसे टेबल पर रखा जाता था और सामने एक जो सफेद कलर का जो है कपड़ा रखा जाता था और उस पर लाइट गिरती थी और फिर जो है हमें कुछ भी सामने दिखाई देता था जो हमें देखना है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं एपिडायस्कोप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए कि पुराना प्रोजेक्टर, पुराने जमाने का प्रोजेक्टर। ठीक है, एक किसमें आता है, दृश्य सामग्री में आता है। श्रव्य सामग्री में क्या है, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और लिंगवा फोन, ये सारे जो है श्रवण सामग्री में आते हैं। ठीक है, बीना जी ने उत्तर दिया है, नीलम जी ने भी जो है उत्तर दिया है। तो एक बार आपको ये भी दिखा देता हूं, क्योंकि इस पर जो जो आपको पता नहीं है, लिंगवा फोन जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ने देखा नहीं होगा, और जानबूझकर एनटीए ऐसे ही प्रश्न पूछता है जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये ऑडियो में है, वीडियो में है, या फिर ऑडियो वीडियो में है, यानी कि दृश्य श्राव्य दोनों में आता है या फिर सिर्फ इसमें आता है। तो एक बार सभी लोग फोटो देख लेंगे तो याद कर लेंगे। अभी मैं आपको लिंगवा फोन की फोटो दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाकी तीन तो आपको पता है, ग्रामोफोन कैसा दिखता है, टेप रिकॉर्डर, रेडियो दिखता है, सबको पता है। कोई 2003-4 का तो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर छोटा, जिसकी उम्र 18-17 है, जिसे पता नहीं होगा रेडियो क्या है। तो ये लिंगवा फोन, यहाँ पर जो लिंगवा फोन लिखा गया है ये यही है, इस प्रकार का ग्रामोफोन की तरह दिखता है, लेकिन क्या ये सूटकेस में जैसे में बंद रहता है। इसे पोर्टेबल है, ये किसी कहीं भी हम इसे ले जा सकते हैं बंद करके, और इसे यहाँ से चाबी देनी पड़ती है, यानी कि घुमाना पड़ता है, तब ये जो स्टार्ट हो जाता है, ये सारा प्रोसेस है इसका। ये लिंगवा फोन है। ठीक है, सबने देख लिया फोटो। और बाकी किसी का, अगर आपको इसमें से किसी और डिवाइस को अगर देखना हो कैसा दिखता है या फिर दूसरी जानकारी ना हो तो कमेंट कीजिए। बाकी डिवाइस तो आपको सबको पता है क्या है, बाकी नॉर्मल डिवाइस है, बाकी आपको पता है, लेकिन एक लिंगवा फोन और एक एपिडायस्कोप, ये दो दो डिवाइस है, ये सबको पता नहीं होते, इसलिए दो डिवाइस का फोटो हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम आगे। श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। श्रव्य में क्या है, श्रव्य में नहीं है, दृश्य में है, दृश्य श्रव्य, दृश्य यहां से कट गया है। दृश्य जो है कट गया था, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। यहाँ से इसको निकाल लेते हैं।
तो दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या आता है? टेलीविजन, फिर कंप्यूटर, टेलीविजन यानी कि टीवी, कंप्यूटर, फिर वीडियो कैसेट, फिर ड्रामा या फिर वीडियो डिस्क, और फिर टेली कॉन्फ्रेंस। ये सारे दृश्य श्रव्य सामग्री में आते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कैसे किया जाता है? दृश्य श्रव्य सामग्री जब हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने जो है लिया है टेलीविजन लिया है, टीवी पर हम कुछ दिखा रहे हैं, फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो उसका फिल्म दिखाते हुए हमें स्पष्टीकरण करना है। उद्दीपन आप मैंने बताया था कि शिक्षक अपने सारी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए ऐसे इशारे कराए जिससे जो विद्यार्थी केंद्रित हो जाए अपनी तरफ। और फिर प्रेरणा, तो ये क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? जैसे टीवी है, टीवी से क्या होता है? टीवी से क्या होता है? स्पष्टीकरण, यानी कि अगर आप टीवी पर कुछ देखते हो, जैसे आपको मैंने टीवी पर टाइगर दिखाया, तो आप स्पष्ट हो सकते हैं कि टाइगर कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, उसका आवाज कैसा है, वो चलता कैसा है, तो ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। फिर उद्दीपन में क्या है, वो किस प्रकार के व्यवहार करता है, ये सारे भी आपको वहां पर पता चलते हैं। फिर प्रेरणा भी मिलती है, उससे क्या प्रेरणा मिलती है? अगर आपने कुछ सीखा हो तो उससे प्रेरणा भी मिलती है कुछ अपने तरफ से करने की। ये दृश्य सामग्री का उपयोग है और इससे जो ये फायदे हैं, और ये फायदे शिक्षक भी समझाता है और उस टीवी से भी हमें मिल जाते हैं। फिर प्रौद्योगिकी का अंग्रेजी में अर्थ क्या है? टेक्नोलॉजी। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रौद्योगिकी शब्द आएगा, टेक्नोलॉजी शब्द नहीं आएगा हिंदी में। अगर आप ऊपर अंग्रेजी अनुवाद नहीं देखेंगे तो आपको प्रौद्योगिकी का अर्थ भी समझ नहीं आएगा, तो याद रखना है प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? तकनीक। तो प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। तो पहला क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? हाँ, अपने ये ग्राफ है, ये पहला क्या है? ग्राफ है। पहला क्या है? ग्राफ है। दूसरा क्या है? पुस्तक, फिर चार्ट और मॉडल, ये सॉफ्टवेयर में आएंगे। और हार्डवेयर में क्या है? टीवी, प्रोजेक्टर, रेडियो और एपिडाइस्कोप, ये क्या है? हार्डवेयर में है। ठीक है, तो ये सारे इसमें आएंगे। तो आज जो पढ़ाया आपको समझ आ गया ना सभी को? आज हमने दृश्य श्राव्य सामग्री पढ़ी है, क्या क्या है उसमें, क्या क्या आता है टीचिंग एड्स में। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? शिक्षक जब पढ़ाता है तो पढ़ाते समय जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वो सारी वस्तुएं शिक्षक सहायक सामग्री में आएंगे। जैसे अगर वो कलम का प्रयोग करता है तो कलम आएगी, अगर वो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है तो ब्लैक बोर्ड आएगा, अगर वो लैपटॉप का प्रयोग करता है तो लैपटॉप आएगा, टीवी का प्रयोग करता है तो टीवी आएगी, रेडियो का प्रयोग करता है तो रेडियो आएगा। जिस भी प्रकार से वो पढ़ाता है उन सभी को टीचिंग एड्स में लिया जाता है। जैसे अभी हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब भी क्या है? सॉफ्टवेयर का सहायक सामग्री। यूट्यूब भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो यूट्यूब भी इसमें आ जाएगा सहायक सामग्री। इंटरनेट वो भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा पढ़ा रहे हैं इसलिए इंटरनेट भी सहायक सामग्री आ जाएगी। फिर मोबाइल जिससे आप पढ़ रहे हो वो भी सहायक सामग्री में आएगी, क्योंकि आप देख तो किसमें रहे हो? मोबाइल में ही ना। मोबाइल क्या है? हार्डवेयर में आएगा, मोबाइल हार्डवेयर सहायक सामग्री में आएगा। ठीक है, और यूट्यूब किस में आएगा? सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री में। फिर इंटरनेट, फिर उसके साथ साथ जो टीचिंग करने के लिए जो हमें प्रयोग में लाने वाले सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर के नाम उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आधुनिक है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी नहीं होगी क्योंकि किताबें सारी पुरानी है। शायद 20-30 साल बाद ये सारी बातें भी इसमें ऐड हो जाएंगी, यूट्यूब भी ऐड हो जाएगा। तो इससे पहले हमने अधिन्यास समझा क्या है, प्रयोगशाला विधि को समझा। ठीक है, और खेल शिक्षण विधि को भी समझा। तो इतने सारे पॉइंट जो आज की कक्षा में कवर हुए। किसी का कोई डाउट हो तो
वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट ना हो तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद।